वेलकम टू दिस सेशन। और आज लाइफ विजडम सीरीज में यानी कि जो मैजिक 365 हमने ये जर्नी स्टार्ट की है और बहुत बहुत अमेजिंग टॉपिक्स अभी तक हमने कवर किए हैं। तो मैजिक 365 इस सेशन में बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि रिलेशनशिप के टॉपिक के ऊपर बात की जाए। रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप सब चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हो, इस टॉपिक पे बात हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टॉपिक है, बहुत ही कमाल का है और हम सबकी ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं शेयर करूँगा इसके बारे में कुछ चीज़ें। आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद अनमैरिड हैं, जिनका अभी लाइफ पार्टनर वाला रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन स्टिल यू नीड रिलेशनशिप विजडम, क्योंकि वो जो विजडम है वो आपको ज़िंदगी में हर जगह काम आएगी। वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करेगी, राइट? या कई सारे लोगों को आप हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसमें वो विजडम काम आएगी, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दिस सेशन? कितने लोग एक्साइटेड है इस सेशन के लिए? ग्रेट, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। तो हम बहुत प्रिसाइज बात करेंगे इन सेशंस में। मैं कोशिश करूंगा हर रोज कि 10:30 तक हम अपना सेशन कंक्लूड कर सकें, राइट? अभी इंगेजमेंट बहुत बहुत सारे हैं ऑलरेडी। तो मेरा अपकमिंग वर्कशॉप है, उसके बारे में बात करेंगे लास्ट में, बाद में, जो दिल्ली में होने वाला है 2 डे वर्कशॉप। सो उसकी वजह से इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। अब ध्यान से समझते हैं, हम में से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स को जी रहा है, राइट? चाहे वो रिलेशनशिप हमारा लाइफ पार्टनर के साथ है, बच्चों के साथ है, अपने पेरेंट्स के साथ है, ये सारे रिलेशनशिप्स हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमारी जिंदगी में बाहर की दुनिया में हम बहुत सारी सक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, हम बहुत सारे रिजल्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, जिसको कई बार बहुत मैच्योर लोग कहते हैं कि इंसान बाहर की दुनिया में तो जीत जाता है लेकिन घर की दुनिया में आके हार जाता है, राइट? सुना है आपने ये बात? इस बात को एक्सपीरियंस करते हैं? कई बार ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया में हम बहुत सारी सक्सेस क्रिएट कर लेते हैं, रिजल्ट्स क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन अंदर की दुनिया में आके और वहां पे हम डिफीट हो जाते हैं, राइट? तो हमें ये समझना है कि अगर हम अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी को बेटर कर सकें, अगर हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर लें, जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारे लोगों को, और इस बार जब मैं बात करूंगा तो मैं बहुत ओपन होकर बात करूंगा। अगले 4 दिन जो मैं रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, गहरी गहरी बातें करूंगा, बहुत सारी चीजें आपको चुभ सकती हैं, राइट? पिंच कर सकती हैं, हर्ट भी कर सकती हैं, लेकिन वो सारी बातें आपके फेवर में। तो हाउ मेनी ऑफ यू गिव मी द परमिशन कि मैं बोल सकता हूँ, राइट? यस, ग्रेट, वंडरफुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आप भले इसे हाँ ना कहें, राइट? वर्बली शायद आप हाँ नहीं कहेंगे, आप हैंड रेज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ रियलिटी क्या है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं और यस, हमारी टीम से पायल मैम भी हैं सेशन में। सो वेलकम पायल मैम। ग्रेट, वंडरफुल। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ सिचुएशन ये होती है ना, स्पेशली लाइफ पार्टनर के ऊपर ज़्यादा बात करूंगा, पेरेंटिंग के ऊपर हम अलग से सेशन लेंगे, तो ये रिलेशनशिप का लाइफ पार्टनर के बारे में ज़्यादा है। भले हम एडमिट ना करें, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ सिचुएशन ये होती है कि उन्हें लगता है कि हमारे रिलेशनशिप का तो कुछ नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि जो नेक्स्ट पर्सन है, हमें लगता है हम सही है और अगला इंसान गलत है, और हम बदलने को तैयार नहीं होते। हम उसे बदलने के लिए तैयार रहते हैं, हम एफर्ट करते हैं सामने वाला इंसान बदल जाए, राइट? और हमें उसके अंदर बदलाव नहीं दिखाई देता, हमें वो वैसा ही नजर आता है, हमारे एफर्ट्स को वैल्यू करता हुआ नजर नहीं आता है, और इसकी वजह से क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि इस रिलेशनशिप में शायद कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो अब मैं ये नहीं कहूंगा हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस, क्योंकि आप लोग हाथ शायद ना उठाना चाहें, राइट? लेकिन इंटरनली आप कैसा फील कर रहे होंगे, दैट आई कैन फील, दैट आई कैन सेंस, ठीक है? तो मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि जो ये सेशन हम करेंगे ना, इसमें जो 4 दिन मैं अलग अलग टॉपिक्स लूंगा। आज पहले दिन हमारा टॉपिक होगा डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। आज हम रिलेशनशिप को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, गहराई से हम रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे। कल सेकेंड डे मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेजेस ऑफ लव के बारे में। जो लव है वो 4 डिफरेंट स्टेजेस से होकर गुजरता है, तो मैं आपके साथ 4 डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करूंगा। थर्ड जो है, थर्ड डे में मैं बात करूंगा रीजंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो हमारे बीच में इतनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स के रीजंस क्या हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दैट, कैसे सॉल्व हो सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है? तो डे 3 बहुत वैल्यूएबल है, मतलब हर डे वैल्यूएबल है। आज रिलेशनशिप को समझेंगे, कल 4 स्टेजेस ऑफ लव को समझेंगे, उसके नेक्स्ट डे कॉन्फ्लिक्ट के रीजन समझेंगे, और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी समझेंगे।
लेकिन फोर्थ डे का जो टॉपिक है, अगर आप में से किसी ने वो ब्रोशर पढ़ा होगा जो मैंने शेयर किया, कितने लोगों ने पढ़ा था वो ब्रोशर, राइट? मैंने जो डे 4 तक शेयर किया है, तो मैंने डे 4 को के बारे में उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट इफ नथिंग वर्क्स। अगर आप सारी चीजें 3 दिन सीख रहे हैं और उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे, राइट? तो उसके बारे में मैं फोर्थ डे बात करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि पहले कोई डिजीज है तो सबसे पहले हम उसे हील करने की कोशिश करते हैं। अगर बॉडी का कोई पार्ट खराब हो रहा है तो सबसे पहले हम उसे काट के बाहर नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम हील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात की भी विजडम होनी चाहिए, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, इस बात की भी विजडम होनी चाहिए कि वो टाइम कब आ गया जब हमें किसी पार्ट को कट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो वो पार्ट पूरी बॉडी को खराब कर देगा, वो डिजीज पूरी बॉडी में फैल जाएगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें? तो इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, हम इस विजडम तक पहुंचेंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है आपको चीजें? ठीक है, तो हम बात करेंगे इन सारी टॉपिक्स पे। और ये एजुकेशन जो 4 दिन की होने वाली है, इस 4 दिन की एजुकेशन में अगर आपने ओपन माइंडेड होके चीजों को सुन लिया, और इन केस ऐसा पॉसिबल है कि आप और आपका लाइफ पार्टनर दोनों सुन लें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि थिंग्स विल ड्रास्टिकली चेंज, बहुत मैजिकली, बहुत ड्रास्टिकली बहुत सारी चीजें हैं जो बदल जाएंगी, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बदल जाएगी, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा चीजों की तरफ देखने का नजरिया बदल जाएगा। तो वी नीड दिस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस तरह की विजडम, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। तो आपके लिए बहुत सारे नए चैनल्स ओपन हो जाएंगे चीजों को देखने का, सिचुएशंस को देखने का। क्योंकि मैजिक 365 में शुरू से लेके अभी तक मेरी हर बार ये कोशिश है कि जिस भी टॉपिक को मैं टच करूं, उसमें कुछ ऐसी गहरी बातें आपको समझ आ जाएं, आपके अंदर इंटीग्रेट हो जाएं, क्लिक कर जाएं आपको, जो बाहर की दुनिया में आसानी से नहीं मिल पाती। ठीक है, गेटिंग दिस क्लैरिटी? अभी तक हो रहा है ऐसा आप लोगों के साथ? ठीक है, यस। तो सेम इसी वे में हम आज बात करेंगे रिलेशनशिप की। तो बहुत क्विकली मैं बता देता हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 मैंने बताया। डे 5 को आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे, वो भी आपको मालूम है। डे 5 को हम 10:30 मॉर्निंग में मिलते हैं, और 1 आवर का टाइम होता है, 3 पीपल इन ईच ग्रुप। आप अपना प्रेजेंटेशन देंगे, 4 दिन जो आप सीखेंगे उसके ऊपर आप प्रेजेंट करेंगे, और जो लोग प्रेजेंट करेंगे उनको रिलेशनशिप विजडम के ऊपर सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि आपने रिलेशनशिप विजडम के ऊपर आपने टॉक दी है, राइट? क्लियर है ये सारी चीजें, इंस्ट्रक्शन क्लियर है? तो वो वैल्यू भी ऐड करेगा। और सबसे बड़ी बात, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है 4 दिनों में आप जो सीखेंगे, अगर आप उसे समराइज करेंगे, तो वो लर्न करना और समराइज करना वो बड़ी बात है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग ट्रेनर, काउंसलर, कोच बनना चाहते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे प्रोसेस को हम करेंगे। तो आई होप वी ऑल आर क्लियर, सब कुछ क्लियर है, राइट? चलिए, तो अब हम डायरेक्टली अपने सेशन, अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हमारा डे 1 है, जैसा मैंने आपको बताया। और डे 1 में जो हमें लर्न करना है वो है अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स, यानी हम आज रिलेशनशिप को जरा गहराई से समझेंगे कि रिलेशनशिप बेसिकली होता क्या है, राइट? और जब हमें उसकी गहरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तभी हम रिलेशनशिप को सही तरीके से लीड कर पाएंगे। अदरवाइज हम रिलेशनशिप को सही तरीके से लीड ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है कि एग्जैक्टली रिलेशनशिप मतलब होता क्या है, रिलेशनशिप का मतलब क्या है, राइट? तो देखिए, रिलेशनशिप को अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें, और बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है रिलेशनशिप की, मैं आपको सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताता हूं कि सबसे सिंपल तरीके से हम रिलेशनशिप को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप का मतलब होता है द वे ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। ध्यान से समझिएगा, रिलेशनशिप इज द वे ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, यानी दो लोगों के बीच में जो जुड़ाव की कड़ी है वो क्या है, किस तरह की है, बेसिकली यही रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी कि द कनेक्शन, द वे ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में जो किस तरह से चीजें कनेक्टेड हैं। जैसे दो लोग हैं, उनके बीच में बहुत ही ज्यादा डीप लव का भी कनेक्शन हो सकता है, डीप हेट का भी कनेक्शन हो सकता है,
रिजेक्शन का भी कनेक्शन हो सकता है, राइट, इरिटेशन का भी कनेक्शन हो सकता है। यानी कि जो कनेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप को ध्यान से समझिएगा, हर चीज पे आपको विजडम मिलेगी। रिलेशनशिप नाम से मत समझिए कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है या पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है या बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, ये तो रिलेशनशिप के नाम है। रिलेशनशिप ये है कि वो बीच की कड़ी क्या है, वो इरिटेशन का रिलेशनशिप है, वो लव का रिलेशनशिप है, वो अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप है, वो कनेक्शन का रिलेशनशिप है, क्या है, राइट। समझ आ रही है आपको चीजें। तो रिलेशनशिप का मतलब ये है कि द वे यू कनेक्ट विद द अदर पर्सन, आप दूसरे इंसान के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, ये होता है रिलेशनशिप। तो अभी तक हम क्या कहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स की हम बात करते हैं तो कहते हैं ये इंसान मेरा लाइफ पार्टनर है या हस्बैंड है या वाइफ है या लव्ड वन है या जो भी है। आज से इसको देखना शुरू करिए कि हाउ यू कनेक्ट विद दैट पर्सन, आप कैसे कनेक्ट करते हैं उस पर्सन के साथ। तो जिस तरह से कनेक्ट करते हैं वैसा ही आपका रिलेशनशिप है, ठीक है। और मैं जो जो चीजें इधर 4 दिनों में कहूंगा, इसमें से कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे समाज है, उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने चल चल के बहुत देख लिया है, राइट। दो लोगों के बीच में मैरिज कराई जाती है, दुनिया का सबसे अच्छा पंडित ढूंढ के लाया जाता है, सबसे अच्छे तरीके से शादी ऑर्गेनाइज की जाती है, सारे मंत्र सही पढ़े जाते हैं, लेकिन मैरिज सही उस चीज से नहीं चलती। अगर उससे चलनी होती तो चल जाती। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें। तो जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो चीजें इस रूल रेगुलेशन से बियॉन्ड है, ठीक है। इस रूल रेगुलेशन के बाहर जाके हम चीजों को समझेंगे, हम रियल ग्राउंड्स पे चीजों को समझेंगे, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ना, ये इंसान की बनाई हुई हैं, ये मैन मेड है, ये रूल्स रेगुलेशंस। और इसको फ्रेम करना, ये समाज को चलाने के लिए इसकी जरूरत होती है, इसलिए ऐसे बनाया जाता है। लेकिन उससे समाज चलता है, ध्यान से समझिएगा, उससे समाज चलता है। इंसान की जिंदगी की क्वालिटी बेहतर चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोग मैरिज करेंगे, ध्यान से समझना, तो समाज अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, सोसाइटी अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी, लेकिन आपकी जिंदगी अच्छी तरीके से फंक्शन करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन एग्री, कितने लोगों को बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस, राइट। बात समझ आ रही है, यस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो दिस इज सो अमेजिंग कि बहुत बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं हर जगह से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, राइट, क्योंकि इस समय आप कुछ भी और कर सकते थे, लेकिन फिर भी आप इस सेशन में हैं और इस सेशन में आप मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। चलिए, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, यस संजय जी। अच्छा, कुछ कहना नहीं चाह रहे, हैंड रेस किया है, ओके नहीं ओके नहीं 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 नहीं। ओके ओके। वो क्या पता, वो मैं बोलता हूँ तो वैसे ही कुछ हैंड रेज हो रहा है। हाँ हाँ, वो कोई बात नहीं, वो एआई का फीचर है, वो काम करता है हाँ, एआई का जितना। फीचर है, वैसे ही कुछ है। आप बोलते हो कि हैंड रेस कितने लोगों को समझ में आ रहा है, हैंड रेस करता हूँ तो यहाँ लिखा आ जा रहा है, हाँ ऐसा हाँ, कुछ कोई है। बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। मैं तो इसलिए पूछ लेता सॉरी। हूँ कि क्या पता कुछ कहना हो या पूछना हो, राइट। नहीं नहीं। ओके, थैंक यू। तो मैंने आपको बताया कि जो रिलेशनशिप है ना, जो रिलेशनशिप हमारे डेवलप किए गए हैं, बनाए गए हैं, ये समाज को चलाने के लिए बनाए गए हैं। मैरिज इसलिए बनाई गई है कि लोग मैरिज करेंगे तो समाज सही तरीके से फंक्शन करेगा। जो बच्चे होंगे, अगर दो लोगों के बीच में मैरिज होगी तो बच्चों को टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेंगे, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। समझ आ रही है चीजें। बच्चे तो दुनिया में आएंगे, इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनको टेक केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो बहुत सारी चीजें वेल फंक्शन करें इसलिए ये सारे रूल रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, सारी चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इससे हमारी जिंदगी बेहतर चलेगी, हमारी जिंदगी की क्वालिटी बेहतर होगी, राइट। तो समाज का जो चलाने के नियम हैं, उनका ऑब्जेक्टिव समाज को ढंग से चलाना है, आपकी जिंदगी ढंग से चले उसमें उसकी प्रायोरिटी कम है। गेटिंग दिस क्लैरिटी। देखो, पिंचिंग पिंचिंग बातें मैं बोलूंगा पूरे सेशन में, आपने परमिशन मुझे दी हुई है। आपके पेरेंट्स ने जब आपकी मैरिज की तो उनकी टॉप प्रायोरिटी क्या थी, आपकी जिंदगी बहुत सही इंसान के साथ चले, या आपकी शादी की उम्र हो गई है और शादी कर देनी चाहिए। सोच के देखिएगा कभी इस बात को। जिंदगी में सेटल हो जाना चाहिए। लड़का है तो जॉब लग गई है, लड़की है तो शादी की उम्र हो गई है, आसपास के लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे कि अभी तक घर पे बिठा रखा है, अभी तक शादी नहीं की है। लड़का है तो क्या इसका कुछ कहीं बाहर चल रहा है क्या, इसकी शादी क्यों नहीं हुई।
तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ विजडम वाले लोग होते हैं दुनिया में जो इन चीजों से अलग चलते हैं, लेकिन आप बात समझना इस बात को कि वो जो मैरिज हमें दी गई है, करवाई गई है, उसके पीछे अगर हम रियल देखें तो रियल इंटेंशन ये सेकेंडरी हो जाता है कि हमारे बच्चे की जिंदगी कैसी चलेगी, और ये पहले हो जाता है कि दुनिया क्या कह रही है, उसके अकॉर्डिंग उसके रूल्स में हम फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। और शादी कैसे होगी, मनोज जी बार बार इस बात को कहते हैं कि शादी कैसी होगी, इस बात पे पूरी दुनिया का बहुत जोर होता है कि कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना दिखावा करेंगे, है ना। लड़कियां बहुत उसमें वो रहती हैं कि किस तरह का जो ज्वेलरी है या अटायर है, वो सारी चीजें हैं। जिंदगी कैसी चलेगी दो लोगों की, उसके बाद उस पर फोकस कम होता है। तो अभी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन 4 दिनों में, हम जिंदगी के ऊपर ज्यादा बात करेंगे। मुझे ये थोड़े से आपके बिलीव्स इसलिए तोड़ने हैं, हिलाने हैं, शेक करना है कि आप जरा अवेयरनेस में तो आ जाए, होश में तो आ जाएं, ठीक है, वरना उसके बिना बात समझ नहीं आती है। तो यस, सो आई होप जो मैं कह रहा हूँ इट इज मेकिंग सेंस और आप इस बात को समझ रहे हैं, ठीक। और मैंने अभी लाइफ फिलोसफी वाले सेशन में बोला था कि पीपल आर बेसिकली सेल्फिश एंड इट इज नेचुरल। किसको किसको याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट, है ना। तो दैट अप्लाइज टू योर पेरेंट्स टू, ये आपके पेरेंट्स को भी अप्लाई होता है, राइट। क्योंकि वो उस समय आपके बारे में जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा वो अपने बारे में सोच रहे थे, और इट इज नेचुरल। क्योंकि उन्होंने जो दुनिया देखी है, उन्होंने जो चीजें देखी हैं, उसके अकॉर्डिंग वो फंक्शन कर रहे थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ये फिक्र नहीं थी कि आपको सही लाइफ पार्टनर मिले, वो भी अपने पैरामीटर्स के हिसाब से देख रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा प्रायोरिटी आपकी मैरिज हो जाए इस चीज की थी। सही से हो जाए, अच्छे तरीके से हो जाए, सब अच्छे से निपट जाए। क्योंकि मैरिज अच्छे से निपट जाए वो उनकी वहां तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद जिंदगी में आप निपट जाएंगे या बचे रहेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। समझ आ रही है चीजें। तो उसके बाद का बवाल आपका है, राइट। जब आप मूवीज देखते हैं ना, तो मूवीज में द एंड होता है एक अच्छे नोट पे कि हाँ अब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते थे, मैरिज हो गई। उसके बाद क्या होता है उसके पे मूवी नहीं बनाई जाती कि उसके बाद क्या होता है वो आपको भी पता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से ही चीजों को समझना है और चीजों को हमें चेंज करना है और अपग्रेड करना है, राइट। चलिए, तो हम समझते हैं कि रिलेशनशिप जो है, पहली टॉपिक समझ आ गया, पहला आपको समझ आएगा रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप इज द कनेक्शन बिटवीन टू पीपल, द वे टू पीपल कनेक्ट विद ईच अदर। दो लोग एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, हो सकता है कोई दो इंसान समाज के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्ट किए गए हों, लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन ना हो। वो सिर्फ कुछ चीजों की वजह से अपनी जिंदगी को आगे लेके चल रहे हैं। और हो सकता है कि कोई दो ऐसे लोग जिनका समाज के अकॉर्डिंग कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उनकी बॉन्डिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग, दो दोस्त हो सकते हैं, इतनी गहरी हो सकती है कि द वे दे कनेक्ट, उसका वो चीज ही अलग होती है। तो रिलेशनशिप मीन्स द वे यू कनेक्ट विथ समवन। तो पहला पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया। दूसरा, जो मैरिज है वो क्यों की जाती है, उसके पीछे जो चीजें हैं वो मैंने आपको समझाई। आई होप आज आपको समझ आया होगा। अब हम इसके आगे चलेंगे। अब रिलेशनशिप के बारे में हम समझते हैं अगला पॉइंट। और देखो, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पास नोट्स नहीं होते, मैंने 4-5 पॉइंट्स बनाए हैं, मैं उसी के ऊपर बात करता हूँ। तो संजय जी, अर्जुन जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप नोट्स बनाते हैं और आप शेयर करते हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट दैट कि आप लोग शेयर करते हैं। बाद में मैं उन नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास वो बनाने का टाइम नहीं होता। मैं तो फ्लो में बोलता हूँ, जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वो हैबिट अपनी कंटिन्यू रखें। अब समझिए, आगे समझते हैं। तो रिलेशनशिप क्यों एग्जिस्ट करती है, ध्यान से समझिए, या रिलेशनशिप का रोल क्या है जिंदगी में, ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट टू मैग्निफाई ह्यूमन इमोशंस। ध्यान से समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट टू मैग्निफाई ह्यूमन इमोशंस। रिलेशनशिप किस लिए एग्जिस्ट करते हैं, हमारी ह्यूमन इमोशंस को मैग्निफाई करने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, मदद करते हैं। देखिए, पहले लिखना है तो लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं इस बात को, तो आपको इसकी क्लैरिटी आएगी, राइट। सो द पर्पज ऑफ रिलेशनशिप इज, रिलेशनशिप एग्जिस्ट टू मैग्निफाई ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस को मैग्निफाई करने के लिए जो रिलेशनशिप्स हैं वो काम आते हैं। अब होता क्या है कि सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल यह है कि विच इमोशंस आर यू मैग्नीफाइंग। मैग्नीफाई का मतलब होता है बड़ा करना। जैसे हम मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, लेंस से किसी चीज को देखते हैं तो वो जूम हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और हम उसे देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो हमें यह समझना है कि
विच इमोशंस आर यू मैग्नीफाइंग? जिस इंसान के साथ आप रिलेट करते हैं, और मैं मैक्सिमम लोगों को कंसिडर कर रहा हूँ लाइफ पार्टनर वाले फेज में, तो लाइफ पार्टनर की चीजों को लेके चलिए, या अगर अभी मैरिज नहीं हुई है या ऐसा कोई अभी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो जिसके साथ भी आप रिलेट करते हैं, पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ या किसी और के साथ, आप वो रिलेशनशिप ले सकते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। तो अपने आप से एक सवाल पूछना है कि मेरे रिलेशनशिप में, यानी मेरा जिसके साथ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप मुझे किस ह्यूमन इमोशन को मैग्नीफाई करने में मदद कर रहा है? क्या मेरा लव का जो ह्यूमन इमोशन है वो मैग्नीफाई हो रहा है, यानी कि उस रिलेशनशिप की जगह के वजह से मैं ज्यादा प्यार महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं? क्या उसकी वजह से मेरा अंडरस्टैंडिंग का जो ह्यूमन इमोशन है वो मैग्नीफाई हो रहा है, यानी हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो रही है? क्या ग्रोथ हो रही है? मैं ग्रो करना चाहता हूँ, सामने वाला पर्सन भी ग्रो करना चाहता है, तो हमारी ग्रोथ हो रही है, हम इस ह्यूमन फीलिंग ऑफ ग्रोथ, फीलिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन को मैग्नीफाई कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हमारा रिलेशनशिप रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है ह्यूमन इमोशन को मैग्नीफाई करने के लिए। तो किस ह्यूमन इमोशन को हम मैग्नीफाई करें? ज्यादातर लोगों के साथ जो ह्यूमन इमोशन मैग्नीफाई हो रहा है वो मैग्नीफाई हो रहा है, आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? वन, पॉजिटिव इमोशंस ज्यादा मैग्नीफाई हो रहे हैं, टू, नेगेटिव इमोशंस ज्यादा मैग्नीफाई हो रहे हैं? बताइए मुझे, वन और टू। ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस ज्यादा मैग्नीफाई हो रहे हैं। तो किस तरह के इमोशंस मैग्नीफाई हो रहे हैं? इरिटेशन मैग्नीफाई होता है, एंगर मैग्नीफाई होता है, यानी हम ज्यादा इरिटेटेड, उस रिलेशनशिप में हम ज्यादा इरिटेशन महसूस करते हैं, उस रिलेशनशिप में हम ज्यादा गुस्सा, क्रोध, यानी कि एंगर महसूस करते हैं, उस रिलेशनशिप में हम ज्यादा हर्ट महसूस करते हैं। सामने वाले ने हमें चोट पहुंचा दी, हमें पिंच कर गई उसकी बात, उसने मुझे दुखी कर दिया, ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या होता है कि इरिटेशन है, एंगर है, हर्ट है, गिल्ट है, राइट, सैडनेस है, लैक ऑफ लव है, राइट, इस तरह की बहुत सारी, हेट्रेड भी आ जाती है, इस तरह की बहुत सारी इमोशंस हैं जो हमारे रिलेशनशिप में मैग्नीफाई हो रही हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो रिलेशनशिप एक ऐसी चीज है जिसमें ह्यूमन इमोशंस मैग्नीफाई होते हैं। सवाल यह है कि मेरे रिलेशनशिप में ईगो, यस चांदू जी, थैंक यू, तो कौन सा इमोशन मेरे रिलेशनशिप में मैग्नीफाई हो रहा है? ये सोचने की जरूरत है, और ये आपका होमवर्क है। मतलब इसको करके सबमिट नहीं करना है, आपको अपने पास लिखना है। आप अपने रिलेशनशिप को चेक करिए और लिखिए कि विच इमोशंस आर गेटिंग मैग्नीफाइड, कौन से इमोशंस हैं जो ज्यादा जूम आउट हो रहे हैं, जो ज्यादा मैग्नीफाई हो रहे हैं मेरी जिंदगी में, मेरे रिलेशनशिप में। तब आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? पहला सवाल समझ में आया? विच ह्यूमन इमोशन इज गेटिंग मैग्नीफाइड इन माई रिलेशनशिप? मेरे रिलेशनशिप में ईमानदारी से अपने आप को आंसर देना है, दुनिया में और किसी को आंसर नहीं देना है। मेरे रिलेशनशिप में मेरा कौन सा इमोशन मैग्नीफाई हो रहा है? क्लियर है? राइट। नाउ दूसरी चीज, फिर अगला सवाल अपने आप से पूछना है, एंड विच आर द इमोशंस दैट आई एक्चुअली वांट टू मैग्नीफाई? अगला सवाल क्या है? वो कौन से इमोशंस हैं जिसको मैं सच में मैग्नीफाई करना चाहता हूं या करना चाहती हूं? वो लव का हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, फन हो सकता है, जॉय हो सकता है, इंटीमेसी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन से इमोशंस मैग्नीफाई करने हैं। ये क्यों जरूरी है, ध्यान से समझिएगा। जब तक हम अपने मन को, अपने माइंड को ये नहीं बताते कि हमें क्या चाहिए, तो कई बार ये हमें वही दे देता है जो हमें नहीं चाहिए। ध्यान से समझिएगा। जब हम अपने मन को ये नहीं बताते कि हमें क्या चाहिए, तो ये हमें वही दे देता है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा फोकस उसी पे रहता है। जो नेगेटिव इमोशंस, एक्सपीरियंसेस हैं, उस पर फोकस ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? वही नेगेटिव इमोशंस, फोकस, फीलिंग्स, सारी चीजें हमारे लिए क्रिएट कर देगा। तो वी नीड टू नो कि हमें एक्चुअली मैग्नीफाई क्या करना है, राइट? कभी कभी मैं काउंसलिंग जनरली नहीं करता हूँ, कहीं बहुत एक्सट्रीम जरूरत होती है तभी करता हूँ। तो कभी मेरे पास अगर हस्बैंड वाइफ दोनों आ गए, ऐसे तो रेयर होता है, लेकिन अगर कभी होता है और वो ये कहते हैं हमारे बीच में लड़ाई बहुत होती है, तो मैं एक सवाल पूछता हूँ उनकी आंखों में देख के कि अच्छा ईमानदारी से बताओ, लड़ोगे नहीं तो करोगे क्या? और उनके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है।
कि ये तो कभी सोचा ही नहीं कि लड़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। तो मैं कहता हूँ जब आपको ये पता ही नहीं है कि लड़ोगे नहीं तो करोगे क्या, तो लड़ोगे ही, क्योंकि वही एक चीज है जो आप दोनों को कनेक्ट करके रखा है जिसने। तो वी नीड टू नो कि हमें करना क्या है, उसकी जगह क्या करना है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें। हम लड़ने में इतने बिजी होते हैं ना, और उसमें मजा आने लगता है, तो फिर हम उस लड़ने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें और जिंदगी में क्या करना है, हमें उसके लिए समय नहीं रहता। जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि मेरे पास लड़ने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास जिंदगी में वैसे भी बहुत ढंग के काम है करने के लिए, तो ऊट पटांग काम के लिए मेरी जिंदगी में तो टाइम नहीं है भाई कि मैं लड़ूं। तो आई क्विट, मैं लड़ने से क्विट कर रहा हूँ, मेरे बस का नहीं है लड़ना, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर ये दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो आई डू नॉट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड इन फाइटिंग। और एक और मजेदार बात बताता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, लड़ना है तो फाइनल कर लो कि आखिरी लड़ाई हो रही है, इसके बाद ना आप मेरी शक्ल देखोगे ना मैं आपकी शक्ल देखूंगा, तब तो लड़ाई करने में फायदा है। और आज लड़के फिर कल बात करनी है तो कोई फायदा नहीं है। राइट, गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें। क्योंकि आज लड़ाई में टाइम वेस्ट करेंगे, अपने माइंड में वो इमेजेस PIRs बनाएंगे जिससे सामने वाले के लिए हेट्रेड बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगी, और फिर कल हम उसी इंसान के साथ रहेंगे तो कल ज्यादा गार्बेज के साथ उसके साथ बिहेव करेंगे, रहेंगे। गेटिंग दिस क्लैरिटी। तो ये चीजें हमें समझनी है अपनी जिंदगी में। तो समझ आया आपको। तो सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो ये है कि हमें ये चेक करना है कि कौन से ह्यूमन इमोशंस हैं जो मेरे रिलेशनशिप में मैग्नीफाई हो रहे हैं, और वो कौन से ह्यूमन रिलेशंस इमोशंस हैं जो मुझे सच में मैग्नीफाई कर रहे हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी, आ गया समझ में? राइट, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर। चलिए अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है, और एक एक चीज़ों को समझेंगे रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो रिलेशनशिप में यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ गई। अब एक चीज़ समझते हैं। अब एक सवाल आता है कई बार कि जब हमारी मैरिज होने वाली होती है, ठीक है, या दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, जब तक वो रिलेशनशिप में उनका बॉन्ड नहीं बना है, यानी कि मैरिज नहीं हुई है, मैरिज होने वाली है, या अभी नई नई मैरिज हुई है, तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है। जनरली, सबके लिए नहीं लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो इंसान उस समय ऐसा लग रहा होता है कि इससे बेहतर इंसान हमारी जिंदगी के लिए कोई नहीं हो सकता, है ना। इससे अच्छा, इससे अच्छी कोई चॉइस नहीं हो सकती, इससे अच्छा बेहतर पर्सन नहीं हो सकता, और हमें सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो ये जो चीज होती है, ये चीज की जो उम्र है, ध्यान से समझना, आपको कई सारी चीजें समझ आएंगी। आज मैक्सिमम लोगों के जो रिलेशनशिप हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट चेंज हो गए हैं, आप जानते हैं, बहुत सारे लोग मैरिज नहीं करना चाहते, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप है या कोई और रिलेशनशिप है, वो बनता है, टूटता है, फिर बनता है, फिर टूटता है। हम सब ये देख रहे हैं आज अपनी दुनिया में, देख रहे हैं ना आप। इसके पीछे रीजन क्या है? या जो और पुराना टाइम था जिसमें जब प्रॉपरली मैरिज वाली चीजें थी कि किसी से मैरिज होती थी, शुरू में सब बहुत अच्छा अच्छा लगता था, फिर बाद में चीजें खराब हो जाती थी। उसका रीजन क्या है? राइट, उसका रीजन समझते हैं कि जिसे हम, अच्छा मेरी वीडियो स्टेबल आ रही है या कुछ गड़बड़ कर रही है? राइट, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा, सर स्टेबल है। अच्छा अब मुझे सब बताइएगा सही है एक बार, सर। मैंने थोड़ा सा, स्टेबल स्टेबल अच्छा ठीक है। ठीक है ना, ओके। हाँ मुझे हाँ ठीक है। जर्क नजर आ रहा था तो मुझे लगा कि मैं एक बार पूछ लूँ। थैंक यू। देखिए क्या होता है ना, आपको बहुत सारा विजडम देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत सारी गहरी समझ देने की कोशिश कर रहा हूँ, और अभी आज ही बता देता हूँ, जो मैं आपको 4 दिन में बताने वाला हूँ, अगर आपने ढंग से समझ लिया तो लगभग 90-95% लोगों के रिलेशनशिप काफी सुधर जाएंगे। हो सकता है उसके बाद भी 5-10% ऐसे लोग हों जिनके रिलेशनशिप उसके बाद भी गुंजाइश ना हो सुधरने की, लेकिन जो मैं बता रहा हूं अगर फॉलो कर रहे हैं तो 90-95% लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी, जैसी आज है उससे तो बेहतर हो ही जाएगी। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? राइट, जाते हैं ना आप ऐसा? तो ध्यान से समझिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स, बहुत सारे परसेप्शंस आपके तोड़ दूंगा इस ड्यूरेशन में, इस 4 दिन में। बहुत सारी जो प्लांट हमने किया होता है ना, बहुत सारी चीजें टूट जाएंगी, लेकिन उसको तोड़ के, डिमोलिश करके, अगर कोई स्ट्रक्चर खराब बना है तो उसे तोड़ेंगे तभी तो वहां पे नई चीज बनाएंगे ना, अच्छी चीज बनाएंगे। तो टूटना भी जरूरी है, तो कई चीजों को समझना जरूरी है, ध्यान से समझना।
तो मैक्सिमम लोग जिसे कहते हैं ना कि ये लव की फीलिंग है, जिसमें उनको किसी गर्लफ्रेंड से, किसी बॉयफ्रेंड से प्यार हो जाता है, लड़का लड़की को प्यार हो जाता है, या जिससे मैरिज होने वाली होती है, चाहे वो अरेंज मैरिज ही हो रही है, उससे मिलवाया जाता है, बात की जाती है, आपकी फीलिंग्स एकदम पीक पे पहुंच जाती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सब अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो। कहते हैं ना, मोहब्बतें वाले वायलिन बजने लगते हैं, घंटियां बजने लगती हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं, तो वो सारी चीजें हो जाती हैं लोगों की लाइफ में। एक्चुअली क्या होता है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, और जितनी ज्यादा उड़ती हैं उतनी कम देर तक उड़ती हैं। तो मतलब ऐसे जाता है और थड़ से ऐसे गिरती हैं चीजें कि उसके बाद कई बार तो मैरिज के सेकेंड डे ही लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, इस इंसान से मैरिज कर ली। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। तो मैक्सिमम सिचुएशन में जिसे लोग लव समझते हैं, लोग समझते ही नहीं है कि लव होता क्या है। मैक्सिमम लोगों को कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लव क्या होता है। मैक्सिमम लोगों के लिए लव क्या होता है वो बता रहा हूं। मैक्सिमम लोगों के लिए लव की फीलिंग क्या होती है, एनएलपी ये सिखाता है कि जब भी आप किसी स्टेट के पीक पे होते हैं, जब भी आप किसी स्टेट, स्टेट का मतलब मनोदशा, जब भी आप किसी भी स्टेट के पीक पे होते हैं, जैसे भूख लगते लगते एक समय बहुत तेज भूख लगती है, गुस्सा आते आते एक समय बहुत तेज गुस्सा आता है, प्यार आते आते एक समय बहुत ज्यादा प्यार आता है, खुश होते होते समय आप एक समय बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, होता है ना। तो इसे हम कहते हैं पीक ऑफ द स्टेट। तो ये पीक स्टेट है। तो जब भी आप किसी भी स्टेट की पीक पे होते हैं, टॉप पे होते हैं, उस इमोशन को फील कर रहे होते हैं, उस समय आप जो देख लेते हैं, आप जो सुन लेते हैं, या जो आप टच कर लेते हैं, फील कर लेते हैं, वो इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, इसका स्विच बन जाता है, या इसी को हम कहते हैं इसका ट्रिगर बन जाता है, या इसी को एनएलपी की लैंग्वेज में हम कहते हैं ये इसका एंकर बन जाता है। ठीक है ना। एंकर का मतलब होता है जो जहाज होता है उसमें एंकर होता है, लंगर होता है। तो जब एंकर डाल दिया जाता है तो शिप किसी एक पोजीशन पे रुक जाता है, तो ये शब्द वहां से लिया गया है, एंकरिंग। तो जब आप किसी स्टेट की पीक पे होते हैं, उस समय आप कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं, आप कुछ फील करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये चीज आपके लिए एंकर बन जाती है, ट्रिगर बन जाती है, और आप इस पे, इससे कनेक्ट हो जाते हैं, यानी उस स्टेट की पीक के साथ ये कनेक्ट हो जाता है। तो यहाँ है इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग और यहाँ पे है टाइम। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो मैक्सिमम लोगों को जब लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है, ध्यान से समझिएगा, तो उन्होंने, उनके पास जो स्टेट ऑफ लव है, ध्यान से समझिएगा, उन्होंने कोई मूवी देखी है, कोई नॉवेल पढ़ी है, अपने दोस्तों की लव स्टोरीज सुनी है, कुछ भी ऐसा है, तो उनके अंदर लव का इमोशन चल रहा है। अब उस पर्टिकुलर समय उन्हें कोई दिख जाता है जो उन्हें जरा सा भी रिस्पॉन्स दे देता है। उसने देखा और मुस्कुरा दिया, उसने एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, उसने आपको जरा सा ऐसे टच कर दिया या आपका हाथ पकड़ लिया। अब आप उस स्टेट की पीक पे हो जिसमें आपके अंदर लव की फीलिंग है, और उस लव की फीलिंग में किसी से आपको VAK का रिस्पॉन्स मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब आपके लव की जो फीलिंग है, जो इमोशन है, वो उस इंसान के चेहरे के साथ, यानी उसको देखने से, उसको सुनने से, उसके टच से, उसकी फीलिंग से आपके कनेक्शंस बन गए। वो चीजें क्या हो गई, आपस में कनेक्ट हो गई। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें। ठीक है। तो जिसे ये लोग, मैक्सिमम लोग लव समझते हैं, वो लव नहीं है, वो एंकरिंग है। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये लव नहीं है, ये हिप्नोसिस ऑफ लव है। राइट। अगर आप सजेस्टेबल हो और आपको गहराई से हिप्नोटाइज कर दिया जाए और एक पिलो के ऊपर आपकी लव के इमोशंस कनेक्ट कर दिए जाएं, तो आपको पिलो पे प्यार आने लगेगा, आप उसको गले लगा के घूमने लगेंगे, क्योंकि वो स्टेट में आप गए हाई पे, और उसमें जिस चीज के साथ वो कनेक्शन बन गया, वो कनेक्शन हो जाता है। तो होता क्या है, जब भी हम हिप्नोसिस में होते हैं, यानी कि सम्मोहन में होते हैं, लव में के सम्मोहन में होते हैं, और लव का सम्मोहन बहुत स्ट्रांग होता है, तो हमेशा ध्यान से समझिएगा, जब भी आप सम्मोहन में होते हैं, जैसे अभी भी आप सम्मोहन में, अभी आप मेरे सम्मोहन में हैं, अभी आप मुझसे हिप्नोटाइज हैं, तो जब आपका ध्यान मेरी तरफ है, तो आपके घर में और क्या चल रहा है, और क्या चीजें हैं, वो सब दिमाग से ब्लर हो गई होंगी। एग्री करते हैं आप इस बात से। अभी आपका ध्यान नहीं होगा, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा कि अभी समय कौन सा हो रहा है, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, घर में और लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप मेरे साथ हिप्नोटाइज्ड हैं, कनेक्टेड हैं, तो सेंसेस सारे के सारे यहां एंगेज हो गए, बाकी सारी चीजें मीनिंगलेस हो गई। गेटिंग दिस क्लैरिटी।
तो इसी तरीके से जब इंसान हिप्नोसिस ऑफ लव में चला जाता है, एंकरिंग ऑफ लव में चला जाता है, तो जो सामने वाले इंसान की कमियां हैं उसको दिमाग धुंधला कर देता है, वो दिखाई देना बंद हो जाती है। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हैं तो बाकी चीजें नहीं दिख रही, समझ आ रही है चीजें? आपको उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो सुनाई नहीं देंगी, उसके नेगेटिव बिहेवियर्स को आप फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय हिप्नोसिस है, सम्मोहन में आप हैं। लेकिन ये जो हिप्नोसिस है ये बहुत लंबे समय तक लास्ट नहीं करता, ध्यान से समझिएगा, ये हिप्नोसिस लंबे समय तक लास्ट नहीं करता, क्योंकि ये रियल लव नहीं है, ये क्या है, ये एंकरिंग है, ये हिप्नोसिस ऑफ लव है। तो ये लास्टिंग नहीं होता, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता। तो जब लंबे समय तक नहीं चलता तो क्या होता है कि आपको किसी के साथ बहुत स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है, आप उसको गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, कुछ किसी तरह के रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या आप अपने घर वालों से कह के उस इंसान के साथ मैरिज कर लेते हैं। अभी जब शुरू शुरू का था सब कुछ, तब तक सब बहुत अच्छा अच्छा चल रहा था, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी आप उस इंसान से दूर थे। जब आप किसी शोरूम में जाते हैं तो वो क्या करता है, वो शोरूम में जो अपना बेस्ट होता है वो आपको दिखाता है, होता है या नहीं होता है? तो मैरिज के पहले की सिचुएशन जो होती है, उस सिचुएशन में दोनों अपना अपना शोरूम सामने वाले को दिखाते हैं। वर्कशॉप तो शादी के बाद दिखती है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है बात आपको? राइट? तो हाँ, कोई अनम्यूट है तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। राइट? यस। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस रिलेशनशिप सेशन? कितने लोगों को रिलेशनशिप सेशन में मजा आ रहा है, समझ रहे हैं चीजों को? राइट? है ना? तो होता क्या है, इसे हम एनएलपी की लैंग्वेज में कहते हैं कई बार कि जब तक हमारी मैरिज नहीं हुई है या होने वाली है तो हम अच्छा अच्छा दिखाते हैं, अच्छा अच्छा सुनाते हैं, अच्छा अच्छा फील कराते हैं, और उसके बाद अपनी औकात पे आ जाते हैं। राइट? तो उसके पहले हम अपना शोरूम दिखाते हैं सामने वाले को कि देखो मैं हर चीज में कितना अच्छा हूं, मेरे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, मतलब तुम्हारे लिए तो मैं चांद तारे और पता नहीं क्या क्या तोड़ के ले आ दूंगा, राइट, सब कुछ कर दूंगा, तुमसे अच्छा कोई इंसान नहीं है, तुमसे ज्यादा जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम कितने अच्छे हो, ये सारी चीजें हम सामने वाले को फील कराते हैं। तो ये तब तक है जब तक दूरी है, ये तब तक है जब तक डिस्टेंस है, जब तक आप साथ में उस तरह से कनेक्ट नहीं हुए हैं, आप 24 आवर्स साथ में नहीं बिता रहे हैं, तो आप शोरूम देख रहे हैं। लेकिन जब मैरिज हो जाती है, जब कनेक्शन बन जाता है, या आजकल लिव इन में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, जब वो लिव इन वगैरह में रहने लगते हैं या मैरिज में आ जाते हैं, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होता है, अब आपको सामने वाले का वर्कशॉप दिखता है कि ग्रीस कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ के पार्ट्स कल पुर्जे खराब हो गए, कहाँ से आवाज आ रही है, अब सब दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अब आप 24/7 क्लोज हैं, साथ में हैं। ठीक है? अब उस पर्सन के जो बिहेवियर्स हैं वो हिप्नोसिस धीरे धीरे टूटता है, और अब जो उसके एक्चुअल बिहेवियर्स है, एक्चुअल चीजें हैं, वो सब आपके सामने आती हैं, वो आपको दिखाई देना शुरू होती हैं। तो सामने वाले पर्सन के आपको दिखाई देते हैं, आपको सामने वाले पर्सन के दिखाई देते हैं, अब दोनों चीजें आमने सामने आ जाती हैं। अब देखो क्या होता है, जब आमने सामने ये दोनों चीजें आ जाती हैं तो फीलिंग क्या आती है? फीलिंग ये आती है कि मैंने अपनी जिंदगी में ये गलत डिसीजन ले लिया, ये सामने वाला पर्सन गलत है मेरे लिए, और सामने वाले पर्सन को लगता है कि ये सामने वाला पर्सन मेरे लिए गलत। क्लियर हो रही है चीजें? यानी दोनों को जो फीलिंग आती है, इसे लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और इसे लगता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और उस पर्टिकुलर टाइम में भी दुनिया के और बहुत सारे अलग अलग लोग हमें ठीक दिखाई दे रहे होते हैं अपने लिए, कि इसकी जगह तो वो मिल गया होता तो ठीक होता, वो मिल गया होता तो ठीक होता, वो मिल गई होती तो ठीक होता, वो मिल गई होती तो ठीक होता। समझ आ रही है चीजें? मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि इसकी जगह तो कोई भी मिल जाता तो चल जाता, बस यही वाला नहीं चल रहा। राइट? ठीक है? तो अब करें क्या? तो लोग चाहते हैं कि रीडिसाइड कर ले, मतलब काश ऐसा होता, तो जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था या हमारा टाइम था, तो हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी इसकी कि हम इस डिसीजन को चेंज कर लें। क्योंकि आज से कुछ समय पहले, अब तो डाइवोर्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए, आज से कुछ समय पहले डाइवोर्स नाम का कॉन्सेप्ट, कम से कम जो हमारा इंडियन कल्चर है इसमें बहुत ही ज़्यादा रेयर था। आज से 10-15 साल पहले की बात करें, बहुत रेयर कहीं कुछ होता था, 15-20 साल पहले तो दिखाई देता था। अब दिखाई देने लगता है, क्यों? क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि पार्टनर ठीक नहीं है।
पार्टनर बदल लेंगे, दूसरा पार्टनर आ जाएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूं, अगर फर्स्ट मैरिज टूटने का जो रेशियो है उसको देखेंगे और सेकंड मैरिज टूटने का रेशियो देखेंगे, तो सेकंड मैरिज टूटने का रेशियो फर्स्ट मैरिज के टूटने के रेशियो से ज्यादा बड़ा है। समझ आ रही है चीजें? सेकंड मैरिज टूटने का रेशियो फर्स्ट मैरिज के टूटने के रेशियो से भी ज्यादा बड़ा है। तो रीजन ये है कि हम सामने वाले पर्सन जो, और देखो फिर से मैं बता रहा हूं, लास्ट डे बताऊंगा कि हमें कभी ये भी पता होना चाहिए व्हेन टू क्विट। ये पागलपन नहीं करना है कि नहीं एक्सट्रीम भी हो जाए तो भी हम तो रहेंगे। वो जो लड़कियों को सिखाया जाता था कि यहाँ से डोली जा रही है बर्थी वापस आएगी, वो बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें भूल जाओ, अब वो टाइम नहीं है। ठीक है क्योंकि आपकी अर्थी जाएगी, पीछे पीछे उसके घर में दूसरे की डोली आ जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो। तो अपने को पता होना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना है। तो कई लोग तो प्लानिंग करके बैठे हैं राइट। तो ध्यान से समझो, तो वी नीड अवेयरनेस, हमें होश होना चाहिए, हमें अवेयरनेस होना चाहिए कि हमें अपनी जिंदगी में करना क्या है। तो जो हम ये कह रहे हैं ना कि हमें सामने वाला पर्सन गलत मिल गया है और उसको लग रहा है कि हम गलत मिल गए हैं, उसे कोई और मिलता तो बेहतर होता। एक्चुअली मैक्सिमम सिचुएशंस में दुनिया में लोग लगभग एक जैसे, लगभग, सारे नहीं, लगभग एक जैसे हैं। यानी कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या होती है, हम नेगेटिव एक्सट्रीम से लेके पॉजिटिव एक्सट्रीम में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा है ना, ये हमारा वेरिएशन है। तो हो सकता है एक्सेप्शनली कोई इंसान बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो, यहाँ पे हो सकता है एक्सेप्शनली कोई इंसान बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो, वो यहाँ पे हो। बात समझ आ रही है? लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, वो इस रेंज में होते हैं। यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव का एक रेंज होता है और मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, उस रेंज को बिलोंग करते हैं। यानी कि उनके अंदर कुछ चीजें नेगेटिव होती हैं, कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं। समझ आ रही है आपको चीजें? ध्यान से समझना, फिर से बता रहा हूं कि एक्सेप्शनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम पॉजिटिव के पास होते हैं, एक्सेप्शनली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम नेगेटिव के होते हैं। जब एक्सट्रीम नेगेटिव पे है तो दैट इज द टाइम टू क्विट, क्योंकि वो भी सिचुएशन है तो उसकी भी जरूरत है। एक्सट्रीम पॉजिटिव है तो दैट इज द टाइम टू स्टे, अगर आप स्टे कर सकते हो तो, क्योंकि हो सकता है आपकी नेगेटिविटी की वजह से रिलेशनशिप खराब है। क्लियर हो रही है चीजें? लेकिन मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, इस रेंज में बिलोंग करते हैं। यानी कि मिड, बीच में एक रेंज होता है, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, इस रेंज में। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, जो हमारे करीब रहता है हमें उसका नेगेटिव ज्यादा दिखाई देता है, और जो हमसे दूर होता है हमें उसका पॉजिटिव ज्यादा नजर आता है। क्लियर हो रही है चीजें? ठीक है, जो हमारे करीब होता है हमें उसके नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं, और जो हमसे दूर होता है हमें उसकी पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखाई देती हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें रिलेशनशिप में? मैं हो सकता है कि एक ही बात को दो दो तीन तीन चार चार बार कह रहा हूं, लेकिन मेरा जो उसके पीछे इंटेंशन है वो ये है कि ये बात आपके अंदर पेनिट्रेट कर जाए, आपको गहराई से समझ आ जाए। क्योंकि जो मैं आपको समझा रहा हूं ये रेयरली ही कोई समझाता है राइट। लोग ये चीजें समझाते नहीं हैं। एक सेकेंड। यस, सो आई होप यू आर गेटिंग क्लैरिटी। कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है, समझ आ रही है चीजें? राइट, यस, हाँ, ठीक है, गुड। यस, तो ध्यान से समझना। तो होता क्या है कि जो हमारे करीब है हमें उसकी नेगेटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं, जो हमसे दूर है हमें उसकी पॉजिटिव चीजें ज्यादा दिखती हैं। ठीक है, अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि हम, जो हमारे करीब है, ध्यान से समझना, हम उसके पॉजिटिव्स नहीं देख पाते, कम देख पाते हैं। जो हमसे दूर है उसके तो हम पॉजिटिव्स देख लेते हैं, अपने करीब वाले के हम नेगेटिव्स को ज्यादा देखते रहते हैं, नेगेटिव चीजों से हम ज्यादा डिस्टर्ब होते रहते हैं। और जब ज्यादा डिस्टर्ब होते रहते हैं तो कौन सा इमोशन मैग्नीफाई करेंगे? मैंने बोला रिलेशनशिप्स का पर्पस क्या है, टू मैग्नीफाई ह्यूमन इमोशंस। तो जब हमें सामने वाले में नेगेटिव चीजें ज्यादा दिख रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसी नेगेटिव इमोशंस को ही ज्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? ठीक है ना, अब हमें समझना है आगे की चीज। तो सबसे पहली बात आपको ये समझ में आई कि ज्यादातर लोग जिसे लव समझते हैं वो लव नहीं है। लव क्या होता है वो भी समझाऊंगा।
टाइम आने दीजिए, अभी समझाऊंगा उसको भी। तो ज़्यादातर लोग जिसे लव समझते हैं, और स्पेशली यंगस्टर जिसे आज लव समझते हैं, वो लव नहीं है, वो अट्रैक्शन है, वो हिप्नोसिस है, वो सम्मोहन है। आपकी इमोशंस हाइट पे हैं और किसी के साथ कनेक्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, तो वो वाली चीज़ें तो हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी है। दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई कि जो यहाँ पे इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, तो अब हमें इसमें क्या समझना है? हमें इसमें ये समझना है कि सबसे पहले जो हमें पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करनी चाहिए वो इस चीज़ की करनी चाहिए कि जिस इंसान के साथ हम हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ये इंसान को चेंज करके कोई दूसरा इंसान ला दें। तो मैंने आपको फिर बताया कि जो दूसरा इंसान है वो भी इसी रेंज का है, जो आपके साथ है मैक्सिमम चांसेस हैं वो भी इसी रेंज का है। देखो, और इसमें अभी मैं आपको रेक्टिफाई कर रहा हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, आप बताएंगे नहीं, जिनको लगता होगा कि मेरा लाइफ पार्टनर तो यहाँ वाला है, नेगेटिव एक्सट्रीम वाला है। ध्यान से समझिएगा, लेकिन मैं आपको होश देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सच में चेक करें कि क्या वाकई आंख खोल के देखूं तो हिप्नोसिस अगर लव का है तो हिप्नोसिस हेट्रेड का भी हो सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर प्यार का हिप्नोटिज्म है, सम्मोहन है, तो हेट्रेड का भी सम्मोहन हो सकता है। तो उसमें सिर्फ आपको हेट वाली चीजें दिखेंगी, वही रेफरेंसेस दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेगा। मैं आपको होश में लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप रियलिटी देख सको। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें कि आपका लाइफ पार्टनर वाकई में नेगेटिव एक्सट्रीम पे है या इस बीच वाली रेंज का है? अगर बीच वाली रेंज का है तो रिलेशनशिप को बेहतर किया जा सकता है। उसके लिए हमें विजडम की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, उन चीजों के ऊपर बात करूंगा। गेटिंग दिस क्लैरिटी, यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक चीजें क्लियर है? तो इसके ऊपर एक जोक है, राइट? कई बार शायद मैंने पहले भी सुनाया, फिर से आपको सुना देता हूँ कि एक पागल खाना रहता है, राइट? एक असाइलम रहता है, मेंटल असाइलम। तो वहां पे एक बड़ा डॉक्टर जो रहता है, वो बड़ा डॉक्टर आता है कि विजिट करने के लिए उस पागल खाने को, कि यहाँ के पागल कैसे हैं। तो वहां पे जो वहाँ का जूनियर डॉक्टर रहता है, उस असाइलम का डॉक्टर रहता है, वो दिखाता है एक केबिन जिसमें एक इंसान है जो एकदम पतला दुबला है, उसके हाथ में एक फोटो है, उसके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है और बहुत ही ज्यादा दुखी, एक्सट्रीम डिप्रेशन में है। तो डॉक्टर पूछता है क्या हुआ? तो कहता है कि ये जिससे प्यार करता था वो इसको नहीं मिली। तो डॉक्टर कहता है बहुत सैड है, बहुत बुरी बात है, बेचारा कितना दुखी है। फिर वो कुछ और पेशेंट्स को देखता है, फिर एक केबिन में देखता है जहां पे एक आदमी है जो अपने बाल नोच रहा है, अपना सर दीवार में लड़ा रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो पूछता है ये इतना एक्सट्रीम क्यों है, इसका ऐसा बिहेवियर क्यों है, इसको क्या हुआ? तो कहता है जिस जो उसको नहीं मिली वो इसको मिल गई। तो एक इसलिए पागल है कि वो उसे नहीं मिली, और एक इसलिए पागल है कि वो उसे मिल गई। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो ध्यान से समझिएगा। तो कई बार इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि हम सोच रहे हैं कि ये पर्सन हमारे लिए ठीक नहीं है, दूसरा मिल जाएगा, हो सकता है दूसरा उससे भी बड़ा आइटम पीस मिल जाए। ध्यान से समझिएगा। तो इसलिए हमें इस विजडम की जरूरत है, इस समझ की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी को सही ट्रैक पे रख सकें, ज्यादा बेहतर ट्रैक पे रख सकें। ये तब तक पता नहीं चलता है ना जब तक हम होश में इन चीजों को देखते नहीं। हमें यही लगता रहता है कि हम पार्टनर चेंज कर लें, चीजें बदल लें, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ गई चीजें? चलिए, अब हम आगे के पॉइंट पे चलते हैं जहां से अब चीजें हम समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है और कैसे ऐसा होता है। तो अब हम ध्यान से समझिएगा, बताता हूं आपको कि क्यों एक इंसान जो इस रेंज का है उसकी रेंज ये है, यानी कि स्लाइट नेगेटिव से स्लाइट पॉजिटिव तक की रेंज है उसकी। समझ आ रहा है आपको? लेकिन क्यों वो इंसान हमें एक्सट्रीम नेगेटिव दिखाई देता है, इसका रीजन क्या है? तो मैं आपको बताता हूं इसका रीजन क्या है। पीपल, देखिए ध्यान से समझिएगा, people don't function in relationship with love and understanding. They function in relationships with rules. ध्यान से समझिएगा, लोग अपने रिलेशनशिप में लव और अंडरस्टैंडिंग के साथ फंक्शन नहीं करते, वो रूल्स के साथ फंक्शन करते हैं, मानो कि उनका रिलेशनशिप ना है, कोई बिजनेस है। समझ आ रही है चीजें? ध्यान से समझिएगा, क्यों एक नॉर्मल रेंज का इंसान हमें ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। ध्यान से समझिएगा। और जो जो चीजें कह रहा हूं, देखो ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसलिए नहीं कि इससे आपका लाइफ पार्टनर बदल जाएगा, इससे आप बदल जाएंगे, आपके अंदर कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, और आपके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी तो आपके रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा, आपका रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा।
गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ? तो ध्यान से इन चीजों को समझिए। देखिए क्या है कि पीपल डोंट फंक्शन इन देयर रिलेशनशिप with love and understanding. They function in the relationship with rules as if it was a business. लोग अपने रिलेशनशिप में वैसे फंक्शन नहीं करते हैं जैसे कि वो रिलेशनशिप हो जिसमें वो प्यार और अंडरस्टैंडिंग के साथ फंक्शन कर रहे हो। वो अपने रिलेशनशिप में ऐसे फंक्शन करते हैं जैसे कि मानो वो कोई बिजनेस चला रहे हैं। और बिजनेस क्या होता है? बिजनेस किस चीज पे बेस्ड होता है? बिजनेस की डेफिनेशन कभी पढ़ी है आपने? ध्यान दिया है? कहते हैं बिजनेस इज समथिंग वेयर टू पीपल कम टुगेदर टू मेक प्रॉफिट। बिजनेस क्या होती है? बिजनेस एक ऐसी चीज होती है जिसमें दो लोग मिलते हैं, किस लिए? प्रॉफिट क्रिएट करने के लिए। तो जब लोग अपने रिलेशनशिप को बिजनेस की तरह हैंडल करने लगते हैं, रूल्स की तरह देखने लगते हैं, मैंने उसके लिए ये किया, उसको मेरे लिए ये करना चाहिए था, उसने ऐसा किया तो ये अच्छा है, उसने ऐसा नहीं किया तो ये बुरा है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? तो हम रिलेशनशिप को बिजनेस की तरह जी रहे हैं। तो बिजनेस में लॉस होगा तो कौन उस पर्सन के साथ बिजनेस करना चाहेगा? जिस पर्सन के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप क्या उसके साथ बिजनेस करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यू आर वर्किंग इन दैट बिजनेस विद द इंटेंशन, विद द पर्पस टू मेक प्रॉफिट। आप प्रॉफिट बनाने के लिए उस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो हम अपने रिलेशनशिप में चाहते हैं हमें बहुत सारा अनलिमिटेड प्यार मिले। अगर फीमेल है तो वो चाहेंगी कि बहुत सारी हमें सिक्योरिटी मिल जाए, मेरे हस्बैंड का पूरा अटेंशन मिल जाए, राइट? और मेरे जो मैं सोच रही हूँ, ये तो मजेदार चीज है, इसमें जब मैं बात करूंगा थर्ड डे कि रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉल्यूशन, तब उसमें बात करूंगा। फीमेल्स को बहुत मजा आएगा, मेल्स को भी बहुत मजा आएगा उस दिन। फीमेल्स हमेशा ये चाहती हैं कि इस पर्सन को बिना मेरे कहे समझ आ जाए। अगर मुझे कहना ही पड़ा और कह के ही समझाना पड़ा तो फायदा ही क्या है? और जो मैन होता है वो बेचारा इसी में परेशान रहता है कि तुम एक बार कह तो दो कि तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि उसको नहीं समझ आता, राइट? तो मजेदार गेम चलता है। तो इन चीजों की बात हम करेंगे थर्ड डे, राइट? तो थर्ड डे सास बहू प्रॉब्लम के बारे में भी बात करेंगे, समझेंगे उसे भी कि उसका रीजन क्या है ना। हाँ, यस, गणेश जी कह रहे हैं मैन आर फ्रॉम मार्स, वेमेन आर फ्रॉम वीनस। इस किताब में बहुत अच्छे से ये चीजें लिखी हुई हैं, राइट? तो समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो हम रिलेशनशिप को कैसे डील करते हैं, हम रिलेशनशिप को कैसे लेके चलते हैं? हम रिलेशनशिप को ऐसे लेके चलते हैं मानो कि ये रिलेशनशिप ना हो, बिजनेस हो। तो बिजनेस कैसे चलता है? बिजनेस चलता है रूल रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज सारी लगा के। आप सोच के ईमानदारी से देख लीजिए, क्या हम अपना रिलेशनशिप ऐसे ही नहीं चला रहे हैं? रूल्स रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? आप सोच के देखिए, आपका पेरेंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा था और आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है? दोनों में जमीन आसमान का अंतर है या नहीं है? बताइएगा, राइट? रीजन ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स बहुत अच्छे थे और आपका हस्बैंड या आपका वाइफ बहुत खराब है। रीजन ये है कि आप अपने पेरेंट्स को रूल्स के हिसाब से जज नहीं करते थे, अपने लाइफ पार्टनर को करते हैं। आप अपने पेरेंट्स के लिए ये नहीं सोचते थे कि मुझे इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अच्छे पेरेंट हैं, उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो खराब पेरेंट हैं। लेकिन आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ने आपके लिए क्या किया, वो रूल्स के पैरामीटर से आ जाता है। हस्बैंड ने वाइफ के लिए साड़ी लाई और पड़ोसी ने उससे ज्यादा महंगी साड़ी ला दी, तो रूल्स बन जाते हैं कि आप उस पड़ोसी जितना अपनी वाइफ से काम प्यार करता है, आप उससे कम प्यार करते हैं मेरे से। गेटिंग दिस क्लैरिटी? ये सेम हस्बैंड के लिए कि तुमने देखा नहीं वो अपने हस्बैंड का कितना रिस्पेक्ट करती है, तुम नहीं करती हो इतनी रिस्पेक्ट। रूल्स हैं वहां पे। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है आपको चीजें जो मैं बता रहा हूँ? मेकिंग सेंस? गेटिंग क्लैरिटी? तो ध्यान से समझिएगा, रिलेशनशिप की क्वालिटी हमारी इसलिए खराब हो रही है क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में लव और अंडरस्टैंडिंग की जगह रूल्स ने ले लिया। हमारे पास नियम ज्यादा हैं, हमारे पास पैरामीटर्स ज्यादा हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि हमारे पास ऐसे महान लोग होते हैं हमारे चारों तरफ जिनकी खुद की जिंदगी हेल बनी हुई होती है और वो और लोगों को गाइड करते रहते हैं और
उसके अकॉर्डिंग सजेस्ट करते रहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारा वाइफ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे लिए ये करती है या नहीं करती, ये तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए करता है या नहीं करता है। और वो उस पैरामीटर से अपने हस्बैंड को देखते रहते हैं, वो ये नहीं देख पाते कि उनकी खुद की जिंदगी कितनी खराब है। तो वो अपनी भी खराब करते हैं और हमारी भी खराब करते हैं, और हम उन सारी चीजों को जीना शुरू कर देते हैं, उन पैरामीटर से चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। आपकी लाइफ में जेन्युइनली आपको इंटरेस्ट है बाकी और लोगों के लिए, हो सकता है मेरी बातें किसी को बुरी लग जाए, लेकिन बता रहा हूं, बाकी लोगों के लिए आप इंटरटेनमेंट का साधन है, उनका टाइम पास है, उनको आपकी जिंदगी से लेना देना नहीं है ज्यादा। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? सो अपने रिलेशनशिप को अपने विजडम के साथ जीने की जरूरत है, अपने रिलेशनशिप को लोगों के रूल्स, पैरामीटर्स, रेफरेंसेस के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो इन रिलेशनशिप, ध्यान से समझिए, अगली बार अपने आप से सवाल पूछिए कि मैं अगर अपने लाइफ पार्टनर से ज्यादा हर्ट हूं तो उसके पीछे रीजन क्या है। क्या मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ लव और अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग के साथ फंक्शन कर रहा हूं या कर रही हूं, या मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ रूल्स के साथ फंक्शन कर रहा हूं या कर रही हूं। हो सकता है हस्बैंड रूल बना दे, तुम्हें इतने बजे ही घर में जाना चाहिए, इतने बजे घर से बाहर जाना चाहिए, इतने बजे आ जाना चाहिए, तुम्हें सर पे ऐसे कपड़ा रखना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें इससे बात करनी चाहिए, उससे नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? दीज आर रूल्स। ऐसे ही वाइफ बना सकती है हस्बैंड के लिए। समझिएगा बात को, मैं किसी एक को ये नहीं कह रहा कि ये सही है वो गलत है, मैं जो बता रहा हूँ मेरी बातों का जिस समझिएगा, गहराई समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ध्यान से समझिएगा, रूल्स बनाए गए थे, रूल्स बनाए जाते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लोग ये भूल जाते हैं कि रूल्स जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे, वो बेहतर का पर्पस भूल जाते हैं और रूल्स को पकड़ लेते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी? बात समझ आ रही है? नियम बनाए जाते हैं जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, और जिंदगी को बेहतर बनाने का लोग पर्पस भूल जाते हैं और नियम पकड़ लेते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस, आप हेलमेट नहीं लगाते तो चालान काटती है, तो चालान काटने का पर्पस ये था कि आप हेलमेट लगाएं। लेकिन अब मैक्सिमम जगह पे सिचुएशन क्या है कि उसका पर्पस भूला जा चुका है, चालान काटना है, ये चीज पकड़ ली गई है कि अगर आपने हेलमेट नहीं लगाया। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल से मैं आपको चीजें बताता हूं। आई होप दिस मेक सेंस और आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो रही होंगी जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। तो समझिए, अपनी जिंदगी में, अपने रिलेशनशिप में आप अपने आप को चेक करिए। लाइफ पार्टनर को मत चेक करिए कि ये लव और अंडरस्टैंडिंग से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। अपने आप को चेक करिए कि वेदर आई एम फंक्शनिंग विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग और आई एम फंक्शनिंग विद रूल्स। मैं रूल्स से फंक्शन कर रहा हूं या कर रही हूं, या लव एंड अंडरस्टैंडिंग से। अगर आप रूल्स से फंक्शन कर रहे हैं, अगर आपने बहुत ज्यादा नियम बनाए हुए हैं, तो फिर से उन रूल्स के पर्पस पे जाइए कि ये रूल का पर्पस क्या है। जैसे अभी मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए थे, तो हस्बैंड का ये कहना था कि मैं चाहता हूं कि वाइफ रात में जब बाहर जा रही है किसी पार्टी के लिए, हाई फाई लोग हैं वो, जब पार्टी के लिए बाहर जा रही है तो वो या तो मेरे साथ जाए या इतने बजे तक वापस आ जाए, और वाइफ को वो चीज़ अनकंफर्टेबल लग रही है। तो मैंने उन दोनों को सामने बैठाया, मैंने पूछा अच्छा ये बताओ कि ये जो आपको ये कह रहे हैं कि आप या तो मेरे साथ जाओ या टाइम से वापस आ जाओ, तो इनका इंटेंशन आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बिहेवियर तो आपको बहुत बुरा लग रहा है, इंटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो बोली नहीं, इंटेंशन तो पॉजिटिव है। मैंने कहा क्या इंटेंशन है? तो कहते मेरी सेफ्टी। तो मैंने कहा आपको रूल दिखाई दे रहा है, इंटेंशन नहीं दिखाई दे रही। फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मुझे ये बताओ, ये बाहर जाना चाहती हैं, इसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये बाहर जाना चाहती हैं, इसमें इनका इंटेंशन पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो कहते हैं पॉजिटिव है। मैंने कहा क्या पॉजिटिव है? तो ये पूरे दिन घर में रहती हैं, बच्चों को देखती हैं, इनको भी तो कनेक्शन चाहिए, इनको भी तो दोस्त चाहिए, इनको भी क्वालिटी टाइम चाहिए। तो मैंने कहा तो इनका जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव है, बिहेवियर आपको नेगेटिव लग रहा है, तो क्या बीच का रास्ता निकाला जा सकता है कुछ, कि आप अपना इंटेंशन इनसे कम्युनिकेट करो और ये अपना इंटेंशन आपसे कम्युनिकेट करें, और आप एक रास्ता निकालें जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और कनेक्शन, ये सारी चीजें एड्रेस हो जाए? हो सकता है नहीं हो सकता है? बोले नहीं हो सकता। तो दोनों के एक्सप्रेशन बदल गए, क्योंकि हमें सामने वाले का रूल दिख रहा होता है, उसके इंटेंशन नहीं दिख रहे होते। तो जिंदगी में उन इंटेंशंस को पकड़िए, समझिए, उसके अकॉर्डिंग जिंदगी को रीडिजाइन करिए। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें आपको? ठीक है। तो दिस विल मेक योर रिलेशनशिप बेटर। इससे आपका रिलेशनशिप क्या होगा?
बेटर होगा। तो आप खुद को चेक करिए कि कहीं मैं रूल से तो फंक्शन नहीं कर रहा ज़्यादा, क्योंकि किसी के लिए भी आप बहुत ज़्यादा नियम कानून बाउंडेशंस बना देंगे तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। इस पर्सन को वैसा करना चाहिए जैसा मेरे पेरेंट्स ने किया। जैसा आपके पेरेंट्स ने किया वो आपके पेरेंट्स थे, पेरेंट्स अलग तरीके से बिहेव करेंगे, ब्रदर अलग तरीके से बिहेव करेगा, सिस्टर अलग तरीके से बिहेव करेगी। हर इंसान अपना अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल प्ले करेगा। तो सेम पर्सन कैन नॉट प्ले द सेम रोल। वही रोल मतलब डिफरेंट पर्सन कैन नॉट प्ले द सेम रोल। दूसरा इंसान वही सेम रोल नहीं प्ले कर सकता। क्लियर हो रही है चीजें आपको? तो ह्यूमन बनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके हम जिसे कह दे रहे हैं वो शायद इस रेंज का है लेकिन हम उसे नेगेटिव कह दे रहे हैं, तो हम समझ पाएंगे कि वो सच में नेगेटिव है या मेरे रूल्स की वजह से वो मुझे नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, समझ आ रही है चीजें? और मैंने आपको बताया था कि रूल्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, रूल्स वर मेड टू अपग्रेड लाइफ, जिंदगी को अपग्रेड करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए बनाए गए थे। हम ये भूल जाते हैं कि लाइफ को अपग्रेड करना है और रूल्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो पर्पस क्या है? पर्पस है लाइफ को अपग्रेड करना। तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रीचेक करिए कि कहीं मैंने ज्यादा तो ऐसा नहीं सोचा हुआ है। क्लियर हो रही है चीजें? आई होप यहां तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। ठीक है, यस, चलिए। तो अब हम समझेंगे कि हमें अगर रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो हमें करना क्या क्या पड़ेगा, हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। डिटेल में तो अभी हम 3 दिन में और काम करेंगे बहुत सारी चीज़ों पे, ठीक है। लेकिन अभी आज के डेट में हमें ये समझना है कि अगर हमें अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है तो हमें रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए करना क्या होगा, राइट। बताऊँ आपको? रेडी हैं आप लोग? राइट। फिर लास्ट में मैं आपको ब्रेकआउट रूम में सेंड करूंगा, वहां पे आज जो बात आपको सबसे ज़्यादा क्लिक हुई वो आप शेयर करेंगे। If life partner always talk pinching point, then what to do? Wait for थर्ड डे। थर्ड डे तक मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद भी नहीं होगा तो फोर्थ डे तो फिर आपको, वो कहते हैं ना कि अभी बहुत सारे टूल्स दे रहा हूँ, फोर्थ डे में आपको डायनामाइट दे दूंगा, फिर उससे आप उड़ा दीजिएगा चीज़ों को, राइट। तो परेशान मत हो, वो भी बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए। मुझे पता है ये सारे सवाल उछल उछल के आते हैं सामने मन में से, क्योंकि हमें लगता है ना कि सॉल्यूशन हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। राइट, चलिए। तो अभी हम समझते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है अगर हम अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए ईमानदारी से कि अभी तक मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दिस इज मेकिंग सेंस? कितने लोगों को बात समझ आ रही है आप लोगों को, राइट। क्लैरिटी आ रही है, विजडम मिल रही है, राइट। ग्रेट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। और मैं आपको बताता हूँ, अगर ज़िंदगी में एक अच्छा काम कर सके तो ये करिए कि अपने लाइफ पार्टनर को भी इस सेशन में ले आइए, मोटिवेट करके, कुछ भी करके। उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वही बात आप समझाएंगे वो समझ नहीं आएगी, है ना। तो कहते हैं ना, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। और जीसस क्राइस्ट इसको क्या कहते हैं कि अ प्रॉफिट इज नॉट वर्शिप्ड इन हिज ओन टाउन। पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती। तो आप वही बात समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा, कोई और समझाएगा तो समझ आ सकता है। तो अगर इतना कर पाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। यस, हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप। देखो, मैंने आपको वो 2 पागलों वाली बात बता दी ना, तो ये मतलब लास्ट 5% लोगों के लिए हो सकता है कि बिल्कुल ही पार्टनर गड़बड़ है और चेंज करने की ज़रूरत है, तो ठीक है। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों की चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। तो इंप्रूव हो सकती हैं तो हमें इंप्रूव कर लेना चाहिए, क्योंकि इंप्रूव करने की पॉसिबिलिटी है। वरना कोई दूसरा जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो आज अट्रैक्टिव लग रहा है, वो क्लोज सर्कल में आने के बाद कुछ समय बाद वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो होगा इसी रेंज का मैक्सिमम चांसेस, अनलेस एंड अनटिल एक्सट्रीम पॉजिटिव या एक्सट्रीम नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? अभी पॉजिटिव दिख रहा है, जब करीब आएगा तो नेगेटिव भी दिखने लगेगा, जब हिप्नोसिस टूटेगा तो पहले जो अपने पास में है भाई, पहले हमारे घर में एक गाड़ी है जो रिपेयर होके बढ़िया ओवरहॉलिंग होके सर्विसिंग होके अच्छे से चल सकती है, तो पहले उसे ट्राई कर लें। नहीं होगी तो देखेंगे राइट। तो पहले अपने आप को ठीक करना है जितना हम कर सकते हैं। तो समझते हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले ये है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू चेंज। कितने लोग रेडी हैं चेंज करने के लिए, बेहतर करने के लिए?
सर जी हमारा तो फुल नेगेटिव है। चलिए कोई बात नहीं, फुल नेगेटिव है तो देखेंगे, उसे भी समझेंगे कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। कुछ कुछ और लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सबके। सर अपने पार्टनर को बढ़िया भी बनाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल बनाया सकता है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन उसके पहले अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी। हम हमेशा दूसरे को सुधारना चाहते हैं, पहले खुद सुधरना पड़ेगा। फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन सीक टू बी अंडरस्टूड। पहले आप समझने की कोशिश करिए, फिर सामने वाले को समझाने की कोशिश करिए। हम समझना नहीं चाहते, हम समझाना चाहते हैं। हम सब बहुत ज्ञानी होते हैं, हमारा टेप रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और हम प्रवचन देने लगते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं, एनएलपी में कहते हैं, पीपल आर वाइज फॉर अदर्स। लोग दूसरों के लिए समझदार होते हैं, अपने लिए नहीं होते। दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है। तो पहले अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए, और सामने वाले को भी जहां तक हो सके करिए। मैंने तो बोला इस सेशन में लेके आइए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। कौन से पैसे लग रहे हैं, मीटिंग आईडी आपके पास है, उनको शेयर कर दीजिए, बोलिए ज्वाइन कर लो भाई। राइट। देखो, चलो, तो अब हम समझते हैं कि चीजें कैसे बेहतर हो सकती हैं। तो इसमें मैं आपको 5 पॉइंट्स बताता हूँ, बहुत सारी अलग अलग चीजें। फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। देखो, अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं तो पहली जिस चीज की जरूरत है आपको, दैट इज इमोशनल कंट्रोल। सबसे पहला जो आपको चाहिए, इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इमोशनल कंट्रोल। यू नीड इमोशनल कंट्रोल। देखो क्या होता है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, रोबोट्स तो है नहीं। तो हम इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं सामने वाले पर्सन के बिहेवियर से। सामने वाले पर्सन ने जैसे हमसे बात की, जैसे हमें देखा, जैसे एक्ट किया, सारी चीज़ें, तो हम इमोशनली बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हमारे पास इमोशन कंट्रोल नहीं होता तो हम क्या करते हैं, उस सिचुएशन में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम उस सिचुएशन में ज़्यादा बेहतर तरीके से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं, सिचुएशन को हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। और जब हम इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में हमें सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिखाई देने लगता है। क्योंकि उस डिस्टर्बेंस में अगेन हम किस चीज से हिप्नोटाइज्ड हैं, नेगेटिव फीलिंग से हिप्नोटाइज्ड हैं। तो हमें नेगेटिव नेगेटिव ही ज्यादा दिखेगा। कितनी बार ऐसा होता होगा, ध्यान से समझिएगा, कि आज आपके साथ कोई एक इवेंट बुरा हुआ और एकदम से आपका माइंड आपके सामने वो फाइल्स लाके खड़ी कर देता है जो पहले आपके एक्सपीरियंसेस थे, जब पहले भी उस इंसान ने कुछ ऐसा किया था जिससे आप हर्ट हुए थे। होता है या नहीं होता है? राइट। यानी ये आज का इवेंट है, ये प्रेजेंट है, लेकिन ये पूरा जो पास्ट है, ये पूरा पास्ट आके आपको इम्पैक्ट कर देता है तुरंत के तुरंत। तो हमें पहली जो चीज चाहिए, दैट इज इमोशनल कंट्रोल। हमें इमोशनल कंट्रोल चाहिए कि हम सिचुएशन को सही तरीके से देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें, एनालाइज कर सकें। क्योंकि हम बहुत जल्दी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब ये कैसे होगा, मेरे सिर्फ कह देने से इमोशनल कंट्रोल नहीं आ जाएगा। आप बहुत कुछ सीख रहे हैं इस पूरे मैजिक 365 में, जो लोग एनएलपी में हैं वो वहां भी सीख रहे हैं। लेकिन आपको चाहिए क्या क्या, वो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और सुनते सुनते डेवलप भी हो रहा होगा। राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ आपको कि वी नीड इमोशनल कंट्रोल, हमें इमोशनल कंट्रोल चाहिए। दूसरी जो चीज चाहिए वो है नॉन जजमेंट। नॉन जजमेंट, नॉन जजमेंट क्या होता है, हम बहुत जल्दी लोगों को जज करते रहते हैं, टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं। ये बुरा है, ये ऐसा है, ये बहुत गुस्सैल स्वभाव का है, इसको मेरी वैल्यू नहीं है, ये इसको मेरी रिस्पेक्ट नहीं है। हम क्या करते हैं, ये टैग्स लगाना शुरू कर देते हैं। लोगों के हम बिहेवियर्स देखते हैं और हम उनको टैग असाइन करना शुरू कर देते हैं। समझ आ रहा है आपको? ठीक है। तो आपको ये चीज समझनी है कि बी इन नॉन जजमेंट, जज मत बन जाइए बहुत जल्दी। देखो, पीपल आर नॉट देयर स्टेट्स। वही इंसान कभी बहुत खराब तरीके से भी बिहेव कर सकता है, वही इंसान आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से भी बिहेव कर सकता है। एंथनी रॉबिन्स के एक सेमिनार की मैं बात बताता हूँ। उनका एक सेमिनार हो रहा था, उसमें एक पर्सन अपने लाइफ पार्टनर को लेके, हाँ स्वाति जी, इमोशनल कंट्रोल आएगा कैसे, वही मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत सारी चीजें आप सीख रहे हैं उससे डेवलप होगा। अभी ये जो 4 दिन आप सीखेंगे इससे भी डेवलप होगा। जो भी हमारा कंट्रोल है, ये सारी चीज़ों के पीछे हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है, हमारे रेफरेंसेस हैं आज तक के। जैसे जैसे वो रेफरेंसेस चेंज होंगे, वो प्रोग्रामिंग चेंज होंगी, हमारा बिहेवियर चेंज होने लगेगा, हमारे ऊपर, हमारे अंदर ज़्यादा कंट्रोल आने लगेगा। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सिखाऊंगा आपको।
थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। यस, तो ध्यान से समझिएगा कि एंथनी रॉबिन्स ने क्या हुआ, एंथनी रॉबिन्स किसी सेशन को ले रहे थे, वहां पे कोई पर्सन था, वो अपने लाइफ पार्टनर को लेके काफी कंप्लेन कर रहा था कि बहुत बुरा है, ऐसा है, वैसा है। तो एंथनी रॉबिन्स ने बोला कि व्हेन यू आर ब्लेमिंग, सो ब्लेम, या व्हेन यू आर पुटिंग दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल, आप उस इंसान को जिम्मेदार ठहरा रहे हो ना, सो पुट हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। यानी कि आप उस इंसान को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, तो फिर सिर्फ नेगेटिव्स के लिए जिम्मेदार मत ठहराओ, हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराओ। क्योंकि आपके साथ उसने आज तक जो भी किया है, आज तक उसने आपके लिए जो जो किया है, उसमें कुछ चीजें नेगेटिव होंगी तो कई चीजें पॉजिटिव भी होंगी, तो उन चीजों के लिए भी तो जिम्मेदार ठहराओ ना। ये मेरी केयर नहीं करता, लेकिन कितनी बार आपकी केयर की है, ये मुझे वैल्यू नहीं देता, कितनी बार उसने आपको वैल्यू दी है, आपके लिए और क्या क्या किया है, आपके लिए किस तरह का हार्डवर्क किया है, आपका किस जगहों पे सपोर्ट किया है, बहुत कुछ और भी किया है। हम सिर्फ अपना वो नेगेटिव देख के हिप्नोटाइज हो जाते हैं। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें? तो वो कहते हैं व्हेन यू पुट द अदर पर्सन रिस्पॉन्सिबल, पुट हिम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, उसको हर चीज के लिए फिर रिस्पॉन्सिबल ठहराओ, राइट? यानी उसने जो नेगेटिव किया है, जो पॉजिटिव किया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी आपके सामने आएंगी जो अभी तक आपको नहीं दिखाई दे रही थी, राइट? नाउ तो प्रैक्टिस नॉन जजमेंट, नॉन जजमेंट प्रैक्टिस करिए, जज मत करिए जल्दी से, ऑब्जर्व करिए। नॉन जजमेंट का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करिए। नाउ नेक्स्ट, थर्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड others point of view। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को क्या करिए, समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करिए। देखो क्या होता है कि हम अपने में इतने, जो मैंने आपको फिलॉसफी में, लाइफ फिलॉसफी में सिखाया कि पीपल आर बेसिकली सेल्फिश, हम सब अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं, हम सामने वाले के बारे में सोच नहीं रहे होते। हम अपने अंदर ही महसूस कर रहे होते हैं, उसने ऐसा किया, मुझे कितना बुरा लगा, इसे फील ही नहीं हो रहा, इसे समझ नहीं आ रहा। आप उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को जरा एक्सप्लोर करके देखो कि क्या सच में वो आपको हर्ट ही करना चाहता है। हो सकता है ये सच भी हो, मैं ये नहीं कह रहा नहीं ही होगा, कभी कभी सच भी हो सकता है, लेकिन कई बार आप इसे ईमानदारी से चेक करिए कि व्हाई एग्जैक्टली दिस पर्सन इज डूइंग व्हाट दिस पर्सन इज डूइंग। जो ये कर रहा है या कर रही है, क्यों कर रही है, इसका इंटेंशन क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कई बार, जैसे सपोज करो कि एक लाइफ पार्टनर है, बहुत इरिटेशन में, बहुत एग्रेशन में आपको कुछ कह रहा है या आपको सुना रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो हम तो ये देख रहे हैं कि वो बहुत एग्रेशन में है और वो मुझे कितना हर्ट कर रहा है, लेकिन आप इस बात को जरा एक स्टेप पीछे जाके देखिए कि वो ऐसा क्या है जो चाहता है कि आप तक पहुंच जाए, आप तक कम्युनिकेट हो जाए, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है या आपको समझा नहीं पा रहा है। और हो सकता है वही रीजन है उसका इरिटेशन का, फ्रस्ट्रेशन का, एंगर का। समझ आ रही है चीजें? ध्यान से समझिएगा। एक इंसान बहुत इरिटेशन के साथ आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बहुत इरिटेशन के साथ आपको कुछ बता रहा है, आप इरिटेट हो जा रहे हैं, आप उसकी बातों से, उसके टोन ऑफ वॉइस से फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, लेकिन आप उसका सेंट्रल मैसेज मिस कर दे रहे हैं कि वो एक्चुअली आपके साथ कम्युनिकेट क्या करना चाह रहा है या क्या करना चाह रही है। गेटिंग दिस क्लैरिटी, समझ आ रही है चीजें? तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए कि उसका फ्रस्ट्रेशन का रीजन क्या हो सकता है, उसके, जो मैं एनएलपी में सिखाता हूं कि उसके अब तक के बिलीफ, वैल्यूज। देखो, दो इंसान 26-27 साल की एज में अगर मैरिज हो रही है, उस एज में मैरी करके एक साथ आ जाते हैं, लेकिन अभी तक ने दोनों ने दो अलग जिंदगी जी है, दोनों ने दो अलग दुनिया को देखा है, उस दुनिया में दोनों का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग तरीके से हुआ है। तो दो अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्टेड किए गए लोग एक साथ आते हैं और वो ये सोचेंगे हम एक दूसरे में फिट हो जाएं, तो इतना आसान नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दे आर फ्लेक्सिबल। समझ आ रही है चीजें जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो इसके पहले कि हम अपनी जिंदगी में अपने पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ डिस्टर्बेंसेस में आ जाएं, हम उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखो, हम अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू को समझते रहते हैं, उसको यही नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कितना बुरा लगा होगा,
अगर वो आपको बुरा बोल रहा है तो जरा वो भी सोचो कि वो इतना बुरा क्यों बोल रहा होगा, उसका भी तो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उसके भी कुछ अपने फ्रस्ट्रेशंस होंगे, चैलेंजेस होंगे, लाइफ की सिचुएशंस होंगी, कुछ हो सकता है बिलीव्स होंगे, हो सकता है उसको करेक्ट करने की जरूरत हो। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप समझा नहीं पाओगे। आप समझ लेना एक बात को, समझ आ रही है चीजें? तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, राइट? थर्ड पॉइंट क्लियर हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग क्लैरिटी? राइट, यस। और उसके बाद जो अगला पॉइंट है दैट इज हैव लाइफ विजडम। लाइफ विजडम का मतलब क्या होता है कि जिंदगी की समझ होना, कि जिंदगी के लिए क्या बेहतर है। हम अपने रूल्स में, अपने इरिटेशन में, अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपने ईगो में इतने परेशान हो जाते हैं कि हम पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। समझ आ रही है आपको चीजें? वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइफ। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जो मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ना पैसा है, ना सक्सेस है, ना ईगो है, ना रूल्स है, ना फेम है। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज लाइफ इटसेल्फ। जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी है। तो आपको क्या करना है? आपको लाइफ का विजडम रखना है। अपने रिलेशनशिप को बेहतर अगर आपको बनाना है तो आपको ये हमेशा देखना पड़ेगा कि मुझे अल्टीमेटली पहुंचना वहां है जो जिंदगी के लिए ठीक है, राइट? तो हमें क्या करना है? हैव लाइफ विजडम, जिंदगी की, जैसे अभी आप यहाँ पे हैं तो जिंदगी की समझ डेवलप कर रहे हैं, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जिंदगी की समझ हमें डेवलप करनी है और हमें उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना है अपनी जिंदगी में। तब जाके हम रिलेशनशिप को निभा पाएंगे, तब जाके हम रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से कर पाएंगे हैंडल। एंड लास्ट फाइनल पॉइंट, चूज टू रेस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। रिएक्शन से हमेशा चीजें खराब होती हैं। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, मैंने 5 पॉइंट दिए, समझिएगा। इमोशनल कंट्रोल, अपने ऊपर ज्यादा इमोशनल कंट्रोल रखेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा। नॉन जजमेंटल बनेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा। अगले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा। लाइफ विजडम के साथ, यानी जिंदगी के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करेंगे तो रिलेशनशिप बेहतर होगा। और आखिरी चीज कि चूज टू रिस्पॉन्ड नॉट टू रिएक्ट। हम क्या करते हैं? रिएक्शन मोड में रहते हैं। वो कहते हैं ना कि बस किसी के माचिस लगाने की जरूरत है और हम बम की तरफ फट जाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको ये चीज समझना है कि मुझे किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करूंगा या रिएक्ट करूंगी तो सिचुएशन और खराब ही होगी। जैसे मैं कहता हूं ना कि अगर लड़ना है तो तब लड़ो जब वो आखिरी लड़ाई हो, कि अब इसके बाद कभी नहीं लड़ेंगे। तो वहां पे बात समझ में आती है। अदरवाइज आप जो लड़ाई करते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो बहस होती है, उससे चीजें खराब होती हैं। अब अगली बार आपका जो बैगेज था वो बढ़ा हुआ है, यानी आपने और बारूद इकट्ठा कर लिया, फिर और बारूद इकट्ठा कर लिया। तो रिएक्ट कर करके हम क्या करते हैं? जो अपने अंदर का जो बैगेज है ना, वो कहते हैं ना कि इंसान फटता है एक बार एकदम, मतलब पूरे एंगर से, फ्रस्ट्रेशन से। क्यों? क्योंकि हमने इतना भर लिया अपने आप को। और उसके पीछे रीजन क्या है? कि हमने रिएक्ट बहुत किया है, रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो कहते हैं द बिगेस्ट फ्रीडम इन लाइफ इज द फ्रीडम टू चूज योर रिस्पॉन्स। जिंदगी में सबसे बड़ी आजादी, सबसे बड़ी चॉइस जो आपको मिली है वो मिली है अपने रिस्पॉन्स को चूज करने की चॉइस। कि आप चूज कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। किसी सिचुएशन में आप इग्नोर कर सकते हैं, किसी सिचुएशन में आप मुस्कुरा सकते हैं, किसी सिचुएशन में आप सिचुएशन को चेंज करने के लिए टॉपिक ही बदल सकते हैं, किसी सिचुएशन में आप शांत रह सकते हैं, किसी सिचुएशन में अगर ज़रूरत है तो आप जवाब दे सकते हैं, किसी सिचुएशन में लॉजिक दे सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें होश में कर रहे हैं तो इट इज़ रिस्पॉन्स, और बेहोशी में कर रहे हैं तो इट इज़ रिएक्शन। देखो, गुस्सा भी एक रिस्पॉन्स हो सकता है अगर आप गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि वहां गुस्सा दिखाने की ज़रूरत है। क्लियर हो रही है चीज़ें? समझ आ रहा है? देन इट इज़ अ रिस्पॉन्स। लेकिन आपका गुस्सा ट्रिगर हो जा रहा है तो फिर रिस्पॉन्स नहीं है, वो रिएक्शन है। गेटिंग दिस क्लैरिटी? समझ आ रही है चीजें? राइट? तो हमें क्या करना है? वी नीड टू चूज आवर रिस्पॉन्स। तो अगर ये 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे
तो यू विल बी एट द पोजीशन जहां से आप अपने रिलेशनशिप को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी लेंगे। आप जिम्मेदारी लेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। अगर हम सामने वाले को ही जिम्मेदार ठहराते रहेंगे कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये तो सुनता ही नहीं, ये तो करता ही नहीं, ये मानता ही नहीं, ये नेगेटिव ही है, तो ऐसा तो आप आज से नहीं कर रहे, याद कर लो कितने सालों से कर रहे हैं, और इससे क्या बदल गया, सोच लेना जरा, आपकी जिंदगी की क्वालिटी कितनी इंप्रूव हो गई। तो इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग, यू नीड टू चेंज द अप्रोच। अगर वो चीज काम नहीं कर रही तो क्या करने की जरूरत है, अपनी अप्रोच को बदलने की जरूरत है, राइट। सो दिस इज ऑल जो आज मुझे रिलेशनशिप के टॉपिक पे आपको बताना था, समझाना था। एंड आई होप कि आज आपको रिलेशनशिप की ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिली होगी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट मोर क्लैरिटी टुडे? कितने लोगों को ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिली है, राइट?